बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा वीडियो जारी कर दी है खार्क के जजीरे के ऊपर जो अटैक किया अमेरिका ने, और वीडियो के ऊपर लिखा है अनक्लासिफाइड। देखें, ये ईरान पे दबाव डालने की एक कोशिश है। जो इन्फॉर्मेशन आई उसके मुताबिक 90 के करीब बम मारे हैं उस जजीरे पे। और जजीरा आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि ये 20 मुरबा किलोमीटर का एक छोटा सा जजीरा है, बहुत बड़ा तो है नहीं। तो यहाँ पे अमेरिकन एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके 20 के करीब बम मारे हैं। अब याद रखिएगा कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई एटमी असासे हैं या कोई मिसाइलों की साइट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ तेल की तनसीबात हैं, और उन तनसीबात को चलाने के लिए एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, या कोई थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलिट्री की मौजूदगी हो सकती है दिफाई नुक्ता नज़र से। अब अमेरिका ने दावा किया है उन्होंने सिर्फ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जो दिफा के साथ मुंसलिक है। इसको एक वार्निंग के तौर पे लिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ईरान को धमकाने की कोशिश की है कि हम बड़े पैमाने पर जजीरे को तबाह कर देंगे, और 90% ईरान की जो सलाहियत है जिसके ज़रिए से वो एक्सपोर्ट करता है ऑयल को, वो उसको डैमेज करेंगे। फिर ईरान को दोबारा से काम करना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने पहले ये कहा था कि अगर ऐसा कुछ किया गया, हमारे तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, तो हम पूरे खित्ते में यही करेंगे। हमारा तेल नहीं बिकेगा, हमारी बिजली नहीं चलेगी, तो फिर किसी का भी तेल नहीं बिकेगा, किसी की भी बिजली नहीं चलेगी, और अमेरिका के मफादात खित्ते में डैमेज कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं ईरान इसका रद्द-ए-अमल क्या देता है, क्योंकि ये एक आग है जिससे अमेरिका ने खेलना शुरू किया है। यहाँ पे तेल की बहुत बड़ी बड़ी और भी तनसीबात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह की ये धमकी है, जिस तरह वो वीडियो जारी की, वो वीडियो जारी करने का मकसद भी यही है, अनक्लासिफाइड उसके ऊपर लिखा हुआ है, ताकि ईरान देख ले और उसको पता चले कि जनाब हम ये कर सकते हैं, और इतना करीब अगर हम आ गए हैं तो हमें आइडिया है कि हम ये तनसीबात तबाह कर सकते हैं। अब उसके रद्द-ए-अमल में यूएई ने कुछ चीज़ें की हैं और कुछ चीज़ें यूएई कर सकता है। नंबर एक तो ईरान ने खारक और अबू मूसा जैसे जजीरों पर हमलों के बाद यूएई की आवाम के लिए और आबादियों के लिए एक अपील जारी की है फौरी तौर पे। जो दुबई की आबादी है यूएई की, उन्हें और वहाँ के जो अवाम है उन्हें एक अपील की है ईरान ने ये 2 जजीरों पे हमले के बाद। और उन्होंने कहा जी अपने नुकसान से बचने के लिए जितने भी शहरी हैं वो अपने शहरों में मौजूद बंदरगाहों से या जिन टर्मिनल्स के ऊपर जहाज़ आकर लंगर अंदाज होते हैं, बहरी जहाज़, उन टर्मिनल से, और जो अमरीकी ठिकाने हैं जहाँ जहाँ पे या जहाँ पे अमेरिकन ठहरे हुए हैं, इन जगहों से अपने आप को दूर रखें। और साथ ईरान ने यह कहा कि वो अमरीकी मफादात वाले तवानाई से मुताल्लिक तनसीबात को निशाना बनाएंगे, तो फ्यूचर में लोग अपने आप को दूर रखें। फिर एक अटैक किया है यूएई ने एक ऐसी जगह पे जिससे एक नई किस्म की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा पंगा है कि कुछ ना कुछ करके आबनाए हुर्मस को खुलवाना है, क्योंकि उसको खुलवाने में अमेरिका अभी तक मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। अमेरिका को आइडिया नहीं था कि ईरान इतनी ताकत के साथ इसको बंद कर लेगा। हालांकि ये एक रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि बाकायदा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट शाया कर दी है, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये जंग शुरू होने से पहले एक मरतबा नहीं, कई मरतबा अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया और उनकी इंतज़ामिया को बताया कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर सकता है और एक बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। लेकिन वो सब यही समझते रहे कि ये सारा कुछ करने से पहले ईरान हथियार डाल देगा, यानी इसराइल और अमेरिका इतना बड़ा हमला करेंगे ईरान के ऊपर कि ईरान हथियार डाल देगा और आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ख्याल उसके ज़हन में नहीं आएगा। लेकिन ये हुआ, उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी, और अब सूरत हाल आपके सामने है, वो खुलवा ही नहीं पा रहे। तो एक अटैक किया ईरान ने यूएई में, और ये फजीरा की बंदरगाह पे हुआ है। फजीरा की बंदरगाह पे एक बहुत बड़ा ऑयल का डिपो है, यानी इस रीजन में जो ऑयल के डिपोज हैं उनमें जो सबसे बड़ा है उनमें से एक है, और ये यूएई के अंदर तेल जखीरा करने का डिपो है। इसके ऊपर अटैक किया, वहाँ पे ड्रोन हमला हुआ और आग लगी हुई है बड़ी शदीद। अच्छा, आग लगने के बाद आप इस डिपो को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहरी जहाज़ वहाँ पे अब नहीं आएंगे। जो रीफ्यूलिंग होती है बहरी जहाज़ों की वो यहाँ से होती है, और इस फैसिलिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो देखें ना, अगर आप ये नक्शा देखें आप एक मरतबा खलीज का, आपको नज़र आएगा एक खलीज फारस का इलाका है।
यहाँ से जितना तेल निकलता है वो आबनाए हुर्मुज़ से होकर गुजरता है। लेकिन अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो ज़मीनी रास्तों को इस्तेमाल करें जो बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन तेल की तरसील जारी रह सकती है और आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास किया जा सकता है अगर ज़मीनी रास्तों से रेड सी की तरफ चले जाएं तो, या ओमान की किसी बंदरगाह को या कुछ एरियाज को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ईरान ने इसी पेश नज़र इस बंदरगाह को डैमेज किया है। वो इसीलिए कि ये बाईपास करती है आबनाए हुर्मुज़ को। और एक चीज़ और जो ईरान करने जा रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। ईरान बड़ी तेज़ी से जो यमन के साथ मामलात हैं वो कर रहा है। अगर वहाँ पे मौजूद हौसी फोर्सेस वो बाब मंदब को बंद कर देती हैं तो फिर तो कहानी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी पूरे रीजन की। याद रखें, इस पूरे खित्ते में दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, एक आबनाए हुर्मुज़ है और इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसको कहते हैं बाब मंदब। ये ज़रा आप गौर से देखें, ये आपको समंदर में एक एरिया नज़र आ रहा है। इसके एक तरफ यमन है, एक तरफ जबूती है, या एक तरफ आप सोमालिया भी कह सकते हैं, वो उस तरफ है। तो ये अफ्रीका और गल्फ ममालिक के बीच में एक पट्टी जाती है पानी की जिसे रेड सी कहते हैं। आगे जाके सऊदी अरब आ जाता है और यही वो रास्ता है जो स्वेज कनाल से मिस्र से होता हुआ गुजरता है और यूरोप के पास चला जाता है। तो यूरोप को जितनी भी तरसील होती है पेट्रोलियम की या रॉ मटेरियल की या जितनी भी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होकर यूरोप जाती हैं वो इसी बाब मंदब से होकर गुजरती हैं। चाहे पाकिस्तान बना रहा है, चाहे इंडिया बना रहा है, चाहे अफ़गानिस्तान, कोई भी कहीं से भी कोई चीज़ जा रही है या गल्फ ममालिक से चीज़ें जा रही है या इवन जो सामान जाता है अफ्रीका से वो भी ये यहाँ से होकर गुजरता है रेड सी में से और आगे से ये चला जाता है स्वेज कैनाल से होता हुआ यूरोप की तरफ। अब अगर बाब मंदब को बंद कर दिया जाता है और ईरान इसमें भी कामयाब हो जाता है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर या यमन के साथ मिलकर, तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यमन बड़े लंबे अरसे से जंग लड़ रहा है और वो बड़े तगड़े हैं, वो ये काम जानते भी हैं और वो समंदर को कंट्रोल करना भी जानते हैं, उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है इसमें। ये वही एरिया है यमन का जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कुछ अर्सा पहले कि सऊदी अरब ने यूएई के ऊपर अटैक किया था कि यूएई वहाँ पे अपना कंट्रोल करना चाह रहा था कि बाब मंदब पे यूएई का कंट्रोल बेहतर हो जाए। लेकिन अब यूएई खुद एक मुसीबत में, वहाँ पे बम गिर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यूएई का कंट्रोल सूडान के ऊपर भी कमज़ोर हुआ है। अगर आपने मेरी एपिसोड्स देखी हैं तो मैंने आपको बताया था कि सूडान के अंदर यूएई मुदाखलत कर रहा है और लीबिया से खलीफा हफ्तार, जिसके साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुलाकात भी की थी हथियार देने के लिए, वो भी सपोर्ट कर रहा है, यूएई भी सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मौजूदा मिलिट्री रिजीम भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये सूडान के अंदर हालात ख़राब कर रहे हैं। वहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था। अब जैसे ही सूडान के ऊपर यूएई की जो मलेशिया है उसका कंट्रोल कम हुआ, यूएई की तवज्जो हटी, तो फौरी तौर पे सूडानी फ़ौज ने इलाके फ़तह करना शुरू कर दिए और वहाँ पे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चाहे खलीफा हफ्तर है, चाहे वो यूएई है, चाहे उनकी सपोर्ट जिस मलेशिया को उन्होंने किया वो है, उनको नुकसान हुआ और वहाँ पे कंट्रोल जो है वापस सूडान के पास जा रहा है। तो ये बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो बाब मंदब अगर यहाँ पे भी कंट्रोल होता है तो फिर ईरान की ग्रिप बहुत ज़्यादा हो जाएगी और एक उन्होंने फैसिलिटी को अटैक कर दिया है। लड़ाई इसी तरह से लगता है कि अब बढ़ती चली जाएगी। नाज़रीन, अमरीकी फ़ौजियों पे अब तक जो हमले हुए हैं उनमें एक बड़ा खौफनाक हमला कुवैत के अंदर हुआ है और अब इसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं। द जेरूसलम पोस्ट ने, इसराइली अखबार ने इसके बारे में लिखा कि शईबा बंदरगाह पर जो हमला हुआ वहाँ पे एक फ़ौजी अड्डा है अमेरिका का, उसको जब निशाना बनाया गया तो 30 अमरीकी फ़ौजी निशाना बने हैं, जिनमें से 20 की हालत अभी भी तशवीशनाक है और बुरी हालत में उन फ़ौजियों को यहाँ से मुंतकिल किया गया है। अमेरिका के तैयारे अब तक कितने तबाह हो गए हैं, हम उन सारी खबरों का जायज़ा ले लेते हैं जिनमें अमेरिकन तैयारे गिरने या तबाह होने का जिक्र है। एक तो शुरू में कहा गया फ्रेंडली फायर के अंदर 3 तैयारे अमेरिका के तबाह हो गए, तो 3 तो वो हो गए, ये जेट थे अमेरिकन फाइटर जेट्स, बड़े महंगे। फिर एक तैयारे के बारे में खबर आती है वो इराक में गिर गया। फिर एक शुमाली ईरान के अंदर तैयारा गिरने की खबर आती है, तो ये 5 हो गए। फिर 2 तैयारों में एक हादसा बताया जा रहा है, लेकिन ईरान ये क्लेम करता है कि उन्होंने टारगेट किया है और ये जो 2 तैयारे हैं ये जो रीफ्यूलिंग करते हैं हवा के अंदर, ये वो तैयारे थे। अब 2 ये डैमेज हो गए, एक तबाह हो गया, उसके अंदर जो अमेरिकन फ़ौजी हैं वो भी मारे गए और 5 तैयारे जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर निशाना बने हैं एयरपोर्ट के ऊपर। मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में आपको इसकी सारी तफसीलात बताई थी। तो अब तक की इतला के मुताबिक ये लगभग 12 तैयारे बनते हैं, 10 से 12 तैयारे अमेरिका के अब तक डैमेज हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं इस लड़ाई में।
अमेरिका कहता है ये हादसों में हो रहे हैं, ईरान कहता है नहीं जी ये जंग में हो रहे हैं। अब जो भी हो रहा है, हालात नॉर्मल होते तो तैयारों के साथ ये ना हो रहा होता, सीधी सी बात है। ये जो रीफ्यूलिंग वाला तैयारा है ना, KC-135, ये बड़ा महंगा तैयारा है, सस्ता नहीं है। और इसकी जो प्राइस है, यानी ये आपका डिपेंड इसके ऊपर आप इसलिए करते हैं कि लड़ाई के बीच में जो जेट तैयारे हैं उनको रीफ्यूलिंग करते हैं ये तैयारे, तो जेट को वापस नहीं जाना पड़ता, वो हवा में रीफ्यूलिंग हो जाती है। अब ये तैयारा 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का है। ये इतने महंगे तैयारे हैं और ये जनाब गिर रहे हैं, तैयारे तबाह हो रहे हैं, इसका नुकसान अमेरिका को हो रहा है। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर अभी अटैक किया ईरान ने, और इस अटैक के अंदर जो रेडार्स थे वहाँ पे अमेरिकी एम्बेसी में लगे हुए, उन्हें तबाह कर दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही तो हो रही है। एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये खबर अमेरिका को हिला देने वाली खबर है। खबर ये है कि किम जोंग उन, ये अमेरिका के लिए खौफ की अलामत है। लोग इसको दहशतगर्द के तौर पे देखते हैं, लेकिन इसने कोई भी आलमी जंग शुरू नहीं की, इसने दुनिया में किसी को एटम बम नहीं मारा, इसने मुल्कों के ऊपर कब्जे नहीं किए। लेकिन शुमाली कोरिया के अंदर डिक्टेटरशिप है, लोगों के ऊपर बड़े मजालिम होते हैं, ये भी एक बिल्कुल दुरुस्त बात है। शुमाली कोरिया के अंदर इंसानों की ज़िंदगी अजीरन है। वहाँ पे किम जोंग उन, बड़ा अजीब सा नाम है, ये वहाँ पे हुक्मरान है, और ये बड़ा जालिम आदमी समझा जाता है अमेरिकन की नज़र में। इसके बाद जो हथियार है ये पूरी दुनिया पे अटैक कर सकता है। इसने दुनिया के बेहतरीन मिसाइल बनाए हुए हैं, इसके पास एटमी सलाहियत है, एटम बम है इसके पास, और इस आदमी के बारे में ये खदशा रहता है कि ये किसी वक्त भी लड़ाई कर सकता है। अब हुआ ये है कि शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया का एक पंगा चलता रहता है। जनूबी कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करता है, और शुमाली कोरिया जो है उसके पास खतरनाक हथियार है। जनूबी कोरिया के साथ आगे जापान भी है, और जापान को भी अमेरिका सपोर्ट करता है ताकि शुमाली कोरिया से बचाया जा सके इन दोनों मुल्कों को। अभी जो लड़ाई हुई है इसराइल को महफूज बनाने के लिए, जब अमेरिका के सारे रडार तबाह हो गए मिडल ईस्ट में, तो अमेरिका ने जनूबी कोरिया जो अमेरिका का इत्तेहादी है, जिसको अमेरिका बचाना चाहता है शुमाली कोरिया यानी किम जोंग उन से, तो वहाँ से अमेरिका ने रडार के सिस्टम और जो एंटी एयर डिफेंस का पूरा उनका सिस्टम है वो वहाँ से उठाए और वो सारे शिफ्ट किए इसराइल की तरफ, ताकि कम से कम इसराइल को बचाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे तो खित्ते में जंग नहीं लगी हुई जनूबी कोरिया में। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यहाँ से हथियार हटाए तो जनूबी कोरिया खतरे में आ गया। शुमाली कोरिया ने 10 मिसाइल दाग दिए हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी उन्होंने किसी चीज़ को निशाना नहीं बनाया, लेकिन 10 मिसाइल उन्होंने फेंके हैं जनूबी कोरिया के समंदर में, और ये एक वार्निंग शॉट था कि हम यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने चेक किया कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम तो उठाकर ले गए इसराइल में अमेरिकन। तो अब शुमाली कोरिया ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। उन्होंने कहा चेक करते हैं इनका सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उन्होंने 10 मिसाइल फेंके हैं बैलिस्टिक, और वो 300-400 किलोमीटर का फासला तय करके समंदर के अंदर उस वक्त गिरे जिस वक्त अमेरिका और जनूबी कोरिया की बहरिया वहां पे मशकें कर रही थी। यह है जनाब कहानी। पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो जुल्म है, जो आसिम मुनीर साहब के जेरे सरपरस्ती हुआ, वो 2025 में भी जारी रहा। दहशतगर्दी में इजाफा हुआ 2025 में, लगातार इजाफा हुआ। भारतीय तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए 2025 में, जबकि फील्ड मार्शल बनके उसका क्रेडिट आसिम मुनीर साहब ने ले लिया, और अब वो ताहयात फील्ड मार्शल बन गए। आईनी तरमीम की गई 2025 में, एक और 27वीं आईनी तरमीम जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई जबरदस्ती, और इसके जरिए से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तिस्ना भी ले लिया, और यह ताहयात इस्तिस्ना है। और ना सिर्फ इस्तिस्ना लिया, बल्कि उसके बाद उन्होंने एक और एक्सटेंशन लेकर अपनी मुद्दत मुलाजमत को 5 साल के लिए मजीद बढ़ा भी दिया। 2025 का एक बड़ा कारनामा यह भी है, इमरान खान को बार बार 2025 में कैद तन्हाई में रखा गया। इमरान खान साहब को मजीद सजाएं सुनाई गई, जिनमें इमरान खान साहब को सजा दी गई अलकादर में, इमरान खान साहब को सजा दी गई तोशाखाना 2 के अंदर, और अब यह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को 9 मई के अंदर भी सजा दी जाएगी। वो मैं आपको बताता हूं आगे चल के, उस पर मेरे पास खबर है। एक खवातीन की तजलील का सिलसिला जारी रहा 2025 में, इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां जारी रहीं 2025 में। मारंग बलोच हों, यास्मीन राशिद हों, सनम जावेद हों,
फलक जावेद हों, इमरान खान की अहलिया हों, ये ख़वातीन लगातार जुल्म का निशाना बनती रही। इमरान खान की बहनें बार बार जुल्म का निशाना बनती रही हैं। फिर नाज़रीन, मुरीदके में नहत्ते अवाम पे गोली चलाई गई, लाशें छुपाने के इल्ज़ामात लगे। रिजवी बरादरान अभी तक गायब हैं 2025 में, और तहरीक लब्बैक एक इंतहाई रेत की दीवार साबित हुई, वो दोबारा खड़े होने के काबिल भी नहीं हुए। ये भी 2025 में याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ को 2 मरतबा धूप लगवाई गई 2025 में निकाल कर, लेकिन धूप लगवाने वालों को समझ आ गई कि मियां साहब से कोई काम नहीं हो सकता, लिहाजा वापस पेटी पैक कर दिया गया मियां साहब को। रिकॉर्ड जूते पॉलिश हुए, और जूते पॉलिश का एक आलमी मुकाबला पाकिस्तान में हुआ। आलमी सतह पे शहबाज शरीफ को शू शाइन बॉय का खिताब मिला 2025 में, और बड़ी सियासी जमातों ने बड़ा मुकाबला किया पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर के जूते सबसे अच्छे पॉलिश कौन करता है। ये 2025 में शानदार कारकर्दगी हुस्न जूते पॉलिश, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला था। फिर नाजरीन, एयरफोर्स का एक खसूसी तैयारा, ये सियासी खानदान की टैक्सी बना रहा, यानी जिसका दिल करता था तैयारा लिया निकल गए, जिसका दिल करता था एयरफोर्स का तैयारा लिए निकल गए, पता नहीं किराया भी देते या नहीं देते। 2025 में हमने ये भी देखा होते हुए, और बार बार होते हुए देखा। 2025 का जो पूरा साल है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने दीगर सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के अलावा आपस में भी खुलकर लड़ाई की है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया, ये लोगों ने जो आपस में लड़ाई की, उसका बहुत फायदा उठाया एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने। एक दूसरे पे टका के फतवेबाजी की गई कि ये भी कंप्रोमाइज है, वो भी कंप्रोमाइज है, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ी तहरीक इंसाफ और उसका सोशल मीडिया, और जो मौजूदा हुकूमती जमातें उनसे भी लड़ी, लेकिन आपस में भी बड़ी टका के लड़ाइयां की इन्होंने। लेकिन अब 2025 के इख्तिताम में मैं देख रहा था कि एक सोच पैदा हो रही है तहरीक इंसाफ में कि इसका उन्हें नुकसान हुआ और अब वो इकट्ठे होना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सेंस प्रिवेल करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा मजबूती के साथ वो चीजें कर सके जो वो पहले से करना चाह रही। इमरान खान साहब की मकबूलियत को कंट्रोल करने में इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे 2025 में, हत्ता के हुकूमत जो है वो जरा सी भी मकबूलियत इमरान खान के मुकाबले में हासिल नहीं कर पाई। आसिम मुनीर साहब के साथ मुकाबला करवा लें, शहबाज शरीफ के साथ करवा लें, नवाज शरीफ और जरदारी के साथ करवा लें, कोई शख्स भी इमरान खान के मुकाबले में ठहर नहीं पाता। मकबूलियत इस कदर ज्यादा उनकी।